हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण प्रविधियाँ। जी हाँ फ्रेंड, इसके पहले जितने भी आपके चैप्टर थे हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण प्रविधियाँ क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। तो देखिए शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, ठीक है, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि और समूह चर्चा प्रविधि, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, प्रविधि है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी के बारे में। तो सबसे पहले तो है आपका प्रविधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रविधि है ये है क्या, ठीक है। तो हम सभी के महाविद्यालयों स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक होंगे, उनकी पढ़ाई ये विषय वस्तु आज तक याद है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाने और जो उनका तरीका जो था वो जो समझाने का ढंग था इतना अच्छा और इतना इजी था कि उन चैप्टर, उन लेसन या जो कुछ भी वो टॉपिक पढ़ाते थे उनको हम आसानी से सीख जाते थे और आज भी इसीलिए याद है, ठीक है। और यह जो जिसे हम याद रखते हैं वो एक पढ़ाने का अच्छा तरीका होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निक्स बोलते हैं या प्रविधि बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब शिक्षण विधि जो है वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हुआ, इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी अच्छी तरीकों से समझाई जा सकती है, इसके निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ है परिभाषा मनोवैज्ञानिक थ्रिंग के अनुसार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, ठीक है। जो स्टेटमेंट है ये किससे है, तो प्रविधि से रिलेटेड है। किसने दिया है, तो थ्रिंग ने दिया है। क्या दिया है कि शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और वह स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, कि साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे मतलब कि वो इस कार्य को किस तरीके से करें, ठीक है। यानी जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को कुछ भी सिखाने के लिए ये तो प्रयास करता ही है कि वो सीख सके, लेकिन वो किस तरीके से अच्छे ढंग से सीख सकता है इस पे वो सतर्क रखता है और इस पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये थ्रिंग के अनुसार है। अब देखिए अगला है MP मोफेट के अनुसार। MP मोफेट ने क्या बोला है, तो देखिए इन्होंने जो बोला है कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिया गया निर्देशात्मक तरीकों में होता है। यानी जो शिक्षण प्रविधि का जो यूज होता है वो शिक्षक द्वारा या टीचर द्वारा अध्ययन करने के लिए निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शन के तरीकों में होता है, मतलब कि ऑर्डर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो MP मोफेट के स्टेटमेंट है। अब देखिए उपयुक्त चर्चा से हमने जाना कि शिक्षण विधियाँ क्या है, कैसे हो शिक्षण कितना प्रभावी था, ठीक है, और इस विधि और इस शिक्षण को कैसे सुधारा जाए और किस तरीके से इसके बारे में और भी अच्छे से समझा जा सके। तो सबसे पहला तो आपका है प्रश्नोत्तर प्रविधि। लेकिन सबसे पहले यहाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में
जो पार्कर हैं इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है, ठीक है। अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है वो है क्या। तो यहाँ बोला गया है कि जिज्ञासा मानव स्वभाव की क्या है, पहचान है, और सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत को समृद्ध किया। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप दे सकता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से वो उसको बता सकता है, ठीक है। वास्तव में इस प्रविधि का जो जन्मदाता है वो सुकरात को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है, तो वो है आपके सुकरात जी, ठीक है। और इन्होंने प्रश्नोत्तर प्रविधि के 3 सोपान बताए हैं, 3 चरण बताए हैं। वो कौन कौन से 3 चरण हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने बताया है निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान सुकरात ने 3 बताए हैं। कौन कौन? तो निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। जैसे माता पिता, नाना नानी जो हमें प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं, इसकी जांच करें, ठीक है। यानी आपके घर जो भी, जैसे आपके नाना नानी जो भी बातें करते हैं, तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, इसकी जांच करें, ठीक है। तो आप खुद बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है कि प्रश्न विधि का महत्व क्या है। तो देखिए, प्रश्नों का जो रूप आप सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में होता है। कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। प्रश्न विधि का जो महत्व, सबसे पहले तो जिज्ञासा जिसके पास होगा वो क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। और रुचि एवं एकाग्रता, प्रश्न विधि से क्या होता है कि जो रुचि होती है और एकाग्रता आता है। चिंतन, पाठ विस्तार, समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षण मूल्यांकन, नवीन ज्ञान से संबंधीकरण, सक्रियता, कक्षा अनुशासन, ठीक है। अब देखिए कि प्रविधि शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध करती है। इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि जो प्रश्न होने चाहिए वो सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न पाठ्य वस्तु से रिलेटेड होने चाहिए और प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों और प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो और प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। तो इस तरीके से जो प्रविधि है आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि, इस तरीके से आपको कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए और शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, प्रश्नों के माध्यम से चलने वाला शिक्षण प्रभावी होता है। यूं कहें कि प्रश्न शिक्षक के लिए अच्छे साथी के रूप में सहयोग देते हैं। जैसे कि काउलर के अनुसार कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। यानी जो शिक्षण है काउलर के अनुसार प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा की जाती है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर का भी वेट किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्राप्त निकलवाना भी क्या है, एक कला है। उत्तर देते समय निम्नलिखित पॉइंट्स, तथ्यों का पालन होना जरूरी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या, तो उत्तर देते समय छात्रों को सीधे खड़ा होकर उचित स्वर में बोलना चाहिए और एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे। उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली, कमजोर,
दोनों छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, यानी जो कमजोर है और जो प्रेरित है दोनों को ही आपको प्रेरित, उनको मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर आप एक को मोटिवेट नहीं करते हो तो वो क्या है, अपनी गलतियों को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी करेगा और अपने आप को मतलब ये बहुत ही गलत अपने आप को समझेगा और जो उसका रुचि है वो पढ़ने में नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उनको प्रेरित करेंगे, कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करो, सही हो सकता है, तो क्या होगा कि वो फिर से वो काम करने में अपना ध्यान लगाएगा। ठीक है। उसके बाद अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर पर उत्तेजक प्रतिक्रियाएं न हो। ठीक है, यानी अगर गलत भी आंसर आ जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके गलत होने के कारणों को शिक्षक अवश्य स्पष्ट करे, यानी अगर गलत हो रहा है तो बहुत ही अच्छे से उनको समझाए ताकि उनको फिर से ये गलती ना करे और वो समझ जाए, लेकिन दूसरी बार वो गलती ना करे। ठीक है, अगर दूसरी बार भी अगर गलती हो जाती है तो फिर से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, यानी सही उत्तरों की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि अन्य छात्र भी प्रेरित हो सके। और जटिल प्रश्नों के उत्तर को शिक्षक पाठ्य सह सामग्री से स्पष्ट करे, यानी जो हार्ड उसका आंसर है, उसका जो आंसर है वो किसको करना है, तो शिक्षक को ही करना है। ठीक है, और उत्तर खोजने का अवसर भी दिया जाए। स्पष्ट है कि उत्तर विधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशाबोधक है। ठीक है, और देखिए प्रश्नों के प्रकार किस तरीके से होने चाहिए, तो प्रश्नों के जो प्रकार प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, तो ये क्या है, प्रश्नों के प्रकार हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्या लिखा है कि छात्रों की उत्तर रूपी, ठीक है, छात्रों के उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो ये S.K. अग्रवाल का है। फ्रेंड्स, जितने भी ये स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करती है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये S.K. अग्रवाल के द्वारा दिया गया है। अब तो ये तो आपका खत्म हो गया प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम बात करते हैं विवरण प्रविधि। ये क्या है, तो शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। इसलिए इसे हम कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होता है, जो कि आपका जो विवरण विधि होता है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर हुआ जाता है। जैसे कि उदाहरण विभिन्न है, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताने की वे कहाँ स्थित है, किसने बनाया, किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है, विवरण है। विवरण की उपयोगिता, ठीक है, अनुभव का मूर्त रूप, बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान, मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रित करण। अब सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ देख सकते हो स्टेटमेंट है कि विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। डॉक्टर रवि शंकर मेनन जी का ये स्टेटमेंट है कि विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। अब जैसे कि यहाँ जो अगला पॉइंट कह रहे हैं कि जो विवरण हो वो विषय वस्तु से, यानी जो आपका विवरण विधि से शिक्षण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये जानते हैं। तो विवरण जो विषय जो हमने शुरू में डिस्कस किया सेम वही रहेगा। ठीक है, कि जो विवरण हो वो विषय वस्तु से संबंध हो, जो आपका विवरण हो सरल व स्पष्ट हो, विवरण चित्र, मॉडल, सैंपल के द्वारा प्रस्तुत किया जाए और विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा न हो और खंडों में प्रस्तुत हो। जो विवरण है वो छात्र स्तर के अनुकूल हो, यानी विवरण के अंत में 1-2 प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाया जाना चाहिए। अब देखिए थर्ड जो आपका है वो है वर्णन विधि। तो वर्णन विधि क्या है,
तो शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है, ठीक है, ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। जो वर्णन विधि होता है इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और जो उनका संप्रेषण होता है वो प्रभावी होता है। देखिए, वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो चित्र मॉडल द्वारा, भ्रमण द्वारा और करके या प्रयोग द्वारा। इन्हें भी जाने, जैसे कि वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है। यानी जो आपका विवरण था उसमें क्या था, जो विवरण था वो अज्ञात से ज्ञात की ओर था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने देखा भी था कि जो आपका कुतुब मीनार है, ठीक है, तो उसके बाद पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये स्थल कहाँ है, ठीक है, किसने बनवाया है। तो ये आप देख सकते हो कि जो वर्णन और विवरण है ये दोनों एक समान नहीं है। जो विवरण होता है वो सतही होता है, ठीक है, और जो वर्णन में विषय वस्तु होता है वो व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। यानी पूरा उसको एक विस्तार तरीके से बताया जाता है। और यानी वर्णन में सांगोपांग चित्रण होता है, यह मौखिक लिखित दोनों तरह से किया जाता है। और विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है, ठीक है। यानी विवरण के बाद की जो स्थिति होती है वह वर्णन होती है। और जो इसका स्वरूप होता है वो कैसे होता है, संश्लेषणात्मक होता है, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। तो इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी सेम वही प्रोसेस कि वर्णन विषय वस्तु से संबंध हो, वर्णन की जो भी भाषा शैली हो सरल स्पष्ट हो, और वर्णन समग्र रूप से किया जाए, और वर्णन क्रमबद्ध आवश्यकता अनुसार हो, और जो वर्णन है वो यानी स्टूडेंट के अनुसार ही, उनके अनुकूल के अनुसार ही होना चाहिए। अगला जो आपका पॉइंट है वो है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि क्या है, तो देखिए विवरण, वर्णन, अब आता है व्याख्या विधि। तो इसमें क्या डिफरेंट है, तो किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना, ठीक है। उसमें क्या था कि मतलब विस्तारित रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से। लेकिन जो आपका व्याख्या विधि है पूरा गहन रूप से बिल्कुल अंदर बिल्कुल डीपली से विश्लेषण करना जो होता है वो क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाता है। और जो आपका वर्णन था वो क्या है, संश्लेषण है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। और इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझने के लिए तथा उच्च स्तर पर, जैसे कि आपका एमए हो गया, ठीक है, बीएड कह रही हूँ, बीए हो गया, तो ये आप सभी का जितने भी जैसे उच्च स्तर को हो जाते हैं तो ये इसमें व्याख्या विधि आपका, जैसे कि मान लीजिए डीएलएड हो गया, तो ये क्या है, व्याख्या विधि। इसमें आप सभी को विस्तार से समझना होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप समास को ले, इसे समझना हो तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। शम प्लस अस, सम का अर्थ होता है शमी, पास का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर रखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक पद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि यह बहुत ही विस्तार से आप सभी को समास के बारे में बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि राम लक्ष्मण माता पिता शस्त्र कुशल, फिर इन पदों का विग्रह करके बताया, जैसे कि राम और लक्ष्मण माता और पिता शास्त्रों में कुशल, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि में किसी भी प्रसंग को विस्तार से समझाया जाता है। इन्हें भी जाने, जैसे कि हालांकि यह एक तरफा संप्रेषण है, इसे रुचिकर व उपदाय बनाया जा सकता है, क्योंकि केवल और केवल जो शिक्षक होता है बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको समझाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे एक तरफा संप्रेषण कहा जाता है। व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर ले। व्याख्यान जो है वो अस्त्रानुकूल हो, यानी अस्तर के अनुकूल होना चाहिए। और जो भी व्याख्यान है वो सरल व स्पष्ट भाषा में हो। और व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुक कर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है। और व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र मॉडल का सहारा लेना चाहिए। और व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थी से पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीजों को जानने समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए व्याख्यान विधि से क्या क्या है लाभ,
तो आप यहाँ देख सकते हो, व्याख्यान विधि से जो लाभ है, जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्व अध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथा तथ्यों का ज्ञान। तो ये होता है व्याख्या विधि। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है स्पष्टीकरण प्रविधि। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण प्रविधि क्या है। तो किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह समझना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, यह विधि ज्यादातर कठिन विषयों को सरल रूप बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करे। ठीक है, और इसके लिए चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट, लेखन को माध्यम बनाना चाहिए। और स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात में निहित होती है कि शिक्षक को जो भी आपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, ताकि उसे समग्र रूप से अध्ययनकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर सौर मंडल पढ़ना हो तो इसमें सौर मंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसके लिए चित्र के द्वारा आप सभी को बहुत ही आसानी से स्पष्ट तरीके से उनको समझाना है। ठीक है, तो ये होता है स्पष्टीकरण प्रविधि। अब देखिए, स्पष्टीकरण विधि को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए और स्पष्टीकरण की भाषा को सरल व शुद्ध रखना चाहिए और पाठ्य वस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझना चाहिए और शिक्षण की अन्य प्रविधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और स्पष्टीकरण के अंत में एक प्रश्न अवश्य पूछे। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्पष्टीकरण विधि से क्या है लाभ। तो प्रत्येक पहलू का ज्ञान, ठीक है, क्रमबद्धता व तार्किकता, ज्ञान की समग्रता और प्रत्येक बिंदु का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये तो जो था आपका था स्पष्टीकरण, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम कल डिस्कस करेंगे कहानी कथन प्रविधि, जितने भी शेष रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने डिस्कस किया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि ये होता है जिसमें जो शिक्षक होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन होना चाहिए बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से और विषय संबंधित से और अस्त्रानुकूल, यानी उन्हीं से अनुकूल, कि उन्हीं के स्तर के भी प्रश्न होने चाहिए। विवरण प्रविधि क्या है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ये आपका विवरण प्रविधि होता है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। ठीक है, और विवरण प्रविधि के बाद आपका वर्णन प्रविधि आता है, जिसका बहुत ही व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है, इसके हर एक पहलू को जाना जाता है। ठीक है, विवरण प्रविधि के बाद वर्णन प्रविधि आता है और विवरण और वर्णन प्रविधि दोनों एक नहीं है, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। उसके बाद आता है व्याख्यान प्रविधि। तो फ्रेंड्स, जो व्याख्यान प्रविधि होता है ये इसके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये जो व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है ये उच्च स्तर के क्लास में किया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि क्या है? तो इसमें हमने डिस्कस किया कि कोई भी टॉपिक या कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से होने चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उनको समझ में भी आना चाहिए, और जब उनकी बारी आए तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप सभी को उस टॉपिक के बारे में बता सके। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षक को चाहिए कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले वो बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में उनको बताना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में उनको 1 या 2 प्रश्न करना चाहिए और अन्य प्रविधियों का भी यूज स्पष्टीकरण प्रविधि में कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी सेल्स रह जाते हैं हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ